पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत गांव में एक जमींदार रहता था, जिसके पास दुनिया भर से मंगाई हुई विशेष गायों का झुंड था। जमींदार वैसे तो गायों की बहुत देखरेख करता, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती थी तो उन्हें शहर के एक सेठ के हाथों बेच देता था और वो सेठ उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी में शहर ले जाता था। सेठ शहर ले जाकर गायों का क्या करता था ये कोई नहीं जानता था। कई गांव वालों को इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं सेठ शहर ले जाकर गायों को कसाई को तो नहीं बेच देता। गांव के जमींदार ने अपने लहलहाते खेतों के पास ही गायों की गौशाला बना रखी थी, जिसमें एक से एक प्यारी गैया थी। उन्हीं गायों में से एक प्यारी सी गैया थी जिसे जमींदार वृंदावन मथुरा के पास से लेकर आए थे। उस गैया को प्यार से सभी मोहिनी मैया कहते थे। गांव में एक मुहावरा बहुत प्रचलित था, सबसे प्यारी गैया हमारी मोहिनी मैया। मोहिनी मैया ऐसी गाय थी जो बहुत दूध देती थी। कहते हैं वो एक दिन में इतना दूध देती थी जितने दूध से पूरा गांव 3 दिन तक दूध पी सकता है। उसके दूध का घी भी मशहूर था। उस घी में अलग ही खुशबू आती थी। दूर दूर से लोग मोहिनी गैया का घी लेने आते थे। जमींदार वो घी बड़े ऊंचे दाम पर ही खास लोगों को ही बेचता था। जमींदार के फार्म में एक दूधिया था जिसका नाम था हरिया काका। हरिया काका बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही भोले नेकदिल इंसान थे। हरिया काका के पिता ने किसी जमाने में जमींदार के यहाँ अपनी जमीन गिरवी रखी थी और उसे वो छुड़ा नहीं पाए। बस तभी से जमींदार ने जमीन के साथ साथ हरिया काका को भी अपनी गायों की देखभाल के लिए रख लिया था। बदले में वो 2 वक्त की रोटी का अनाज हरिया काका को दे दिया करता था। हरिया काका मन लगाकर पूरे दिन गायों की सेवा करते और शाम ढले गायों को अच्छी तरह चारा खिलाकर घर लौटते थे, जहां उनकी छोटी सी बेटी मुनिया उनका इंतजार कर रही होती थी। थके हारे हरिया काका की गोद में जब उनकी बेटी मुनिया आकर बैठती थी तो हरिया काका सारी थकान भूल जाते थे। हरिया काका ही मोहिनी गैया की देखरेख करते थे। जितना प्यार हरिया काका को अपनी बेटी मुनिया से था, उतना ही प्यार उन्हें मोहिनी गैया से भी था। हरिया काका कभी कभी मजाक में कहते थे, मेरी तो 2 बेटी हैं, एक मुनिया और एक मोहिनी गैया। मोहिनी गैया भी हरिया काका को बहुत स्नेह करती थी। वो हरिया काका के अलावा किसी को अपना दूध नहीं निकालने देती थी। उन्हीं के हाथ से चारा खाती थी। यही नहीं, जब हरिया काका कभी बीमार हो जाते थे और जमींदार के फार्म पर नहीं आ पाते थे तो मोहिनी गैया भी चारा नहीं खाती थी और उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। पूरे गांव में सब जानते थे कि मोहिनी गैया को हरिया काका से कितना स्नेह है। बेशक हरिया काका के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो मुनिया और मोहिनी गैया के साथ हंसी खुशी जी रहे थे। लेकिन तीनों की ही इस खुशी को नजर लगने वाली थी। एक दिन जब रोज की तरह हरिया काका मोहिनी गैया का दूध निकालने गए तो मोहिनी गैया ने दूध ही नहीं दिया। शाम को फिर दूध निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार भी मोहिनी गैया ने दूध नहीं दिया। बात बढ़ते बढ़ते जमींदार के कानों तक पहुंची तो जमींदार को बहुत चिंता हुई। मोहिनी गैया जमींदार की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय थी और उसकी सबसे ज्यादा कमाई मोहिनी गैया से ही होती थी। जमींदार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और मोहिनी गैया का गहन परीक्षण किया। कई तरह के टेस्ट किए और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि अब मोहिनी गैया कभी दूध नहीं देगी। ये सुनकर सभी को झटका लगा। अब मोहिनी गैया बिना दूध देने वाली हो चुकी थी तो जमींदार को भी वो बोझ लगने लगी थी। जमींदार को ये बात खाए जा रही थी कि मोहिनी गैया को पालने में रोज कितना पैसा खर्च हो रहा है, और अंत में वही हुआ जिसका हरिया काका को डर था। एक दिन शहर से सेठ की गाड़ी मोहिनी गैया को लेने आ पहुंची। उस दिन हरिया काका को बहुत बुखार था और वो जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जा पाए थे। मुनिया हरिया काका के सिर पर पट्टी रख रही थी और उनको दवा खिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी जमींदार के यहाँ काम करने वाले मुंशी जी भागे भागे आते दिखाई दिए। इतना सुनना था कि हरिया काका अपनी बीमारी भूल गए। उन्होंने आव देखा न ताव दौड़ लगा दी। उधर सेठ बस गाड़ी में गाय को चढ़वाने ही जा रहा था कि हरिया काका वहां पहुंच गए।
मालिक साहब, मालिक साहब। अरे हरिया, तू हांफता हुआ कहां से आ रहा है? तू तो बीमार था ना? कौन है ये? ये हरिया है, इस गाय की यही देखरेख करता था। मालिक साहब, हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक चीज मांगते हैं। आपको भगवान की सौगंध, आप मना मत कीजिएगा। क्या मांग रहा है, बता। मोहिनी गैया को सेठ जी को मत दीजिए। सेठ जी को नहीं दूंगा तो यहां इसका खर्चा कौन उठाएगा रोज? ये अब किसी काम की भी तो नहीं रही। मालिक साहब, आप इस गाय को मुझे दे दीजिए। तुझे? तेरे पास तो खुद खाने के भी पैसे नहीं है हरिया, तो इस गाय का खर्चा कैसे उठाएगा? मालिक साहब, मैं सारे जतन करूंगा, सब कुछ करूंगा। बस मालिक साहब, मोहिनी गाय को मुझसे अलग मत कीजिए, ये मेरी बेटी की तरह है। लेकिन मैं इस गाय के 10,000 रुपए दे चुका हूं, उसका क्या? सेठ जी, मैं 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए दे दूंगा सूद समेत, और अगर ना दे पाया तो आप गाय को ले जाना। मैं तो कहता हूं अच्छा मौका है, इस फटीचर के पास खाने के पैसे रहते नहीं हैं, ये 10,000 की रकम कहां से देगा? इस बहाने इसकी जमीन आपके नाम लिखवा लेंगे, अगर ये 1 महीने में पैसे नहीं दे पाया। हाँ, ये अच्छा मौका है। देखो हरिया, मैं आज तुम्हें ये गाय सौंप तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि अगर 1 महीने में तुमने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं ये गाय तो तुमसे ले ही लूंगा, साथ ही साथ तुम्हारे पुरखों की वो जमीन मेरे नाम लिखनी होगी जो तुमने जमींदार के पास गिरवी रखी है। सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। सेठ सोच में पड़ गया। जमींदार ने सेठ को अलग में बुलाया। हरिया को ये बात अटपटी तो लगी, पर वो किसी भी कीमत पर मोहिनी गाय को सेठ के चंगुल से बचाना चाहता था। शहर जाकर पता नहीं मोहिनी गाय के साथ क्या हो, ये सोचकर ही हरिया की रूह कांपने लगी। ये सुनकर सेठ ने मोहिनी गाय की रस्सी हरिया को सौंप दी। हरिया मोहिनी गैया को लेकर जब घर को चला तो दोनों बहुत खुश थे। मोहिनी गैया मस्ती से अपने गले की घंटी बजाती जाती थी और हरिया भी खुशी से तेज तेज चल रहा था। घर पहुंचकर जब मुनिया ने हरिया काका को मोहिनी गैया के साथ देखा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। हरिया सेठ से छुड़ाकर मोहिनी गैया को ले तो आया था, लेकिन रात को उसे ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो महीने भर में 10,000 का इंतजाम कहाँ से करेगा, और अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो मोहिनी गाय के साथ साथ जमीन भी सेठ ले लेगा। सुबह सुबह उठकर हरिया काका की बेटी मुनिया मोहिनी गैया की सेवा में लग गई। उसने मोहिनी गाय के गोबर के उपले पाथे और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिए और अच्छे से गैया को नहला धुलाकर उसे हरी हरी घास का चारा खिलाया। मोहिनी गैया भी प्यार से मुनिया को चाटने लगी। उस रात भी हरिया को नींद नहीं आई। अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें जहां 100 रुपए का नोट देखे भी साल साल हो जाता था, ऐसे में वो 10,000 रुपए कहां से देंगे। चिंता में अगली सुबह 5 बजे वो उठे और मोहिनी गैया के पास जाकर बैठ गया। मोहिनी गैया मजे से सो रही थी। उन्होंने गैया के सिर पर हाथ फेरा, तभी उनकी नजर पास में गई। वहां देखा तो हरिया काका के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। मुनिया ने मोहिनी गैया के गोबर के जो उपले पात कर सुखाए थे वो चमक रहे थे। हरिया काका ने उन्हें उठाकर देखा तो देखते ही रह गए। वो उपले सूख कर सोने के बन चुके थे, यानी कि ये चमत्कार हो गया था। मोहिनी गाय हरिया काका के घर आने के बाद जो गोबर कर रही थी वो सूख कर सोना बन जा रहा था। हरिया काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने खुशी में झूमते हुए मोहिनी गैया को गले से लगा लिया। मोहिनी गैया भी जागकर हरिया काका की खुशी का आनंद ले रही थी। उस दिन मोहिनी गैया, हरिया काका और मुनिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी सारी चिंताएं अब मिट चुकी थी। ये सवेरा अब सुख का सवेरा हो गया था। इस सोने को बेचकर बहुत सारा पैसा हरिया काका को मिला, जिससे उन्होंने अपनी जमीन छुड़ा ली, सेठ के 10,000 रुपए दे दिए और एक बड़ा सा घर ले लिया और खूब सारी गैया भी पाल ली। रोज हरिया काका और मुनिया मोहिनी गाय की सेवा करते और वो रोज सोने का गोबर करती, जिसे बेचकर बहुत सारा पैसा हरिया काका को मिलता। अब वो मोहिनी गैया और मुनिया के साथ हंसी खुशी रहने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे।
धीरे धीरे उनका गांव में नाम होने लगा। लोग जमींदार को छोड़कर हरिया काका को पूछने लगे। जमींदार और सेठ को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जमींदार और सेठ ने पासा पलटने के लिए एक योजना तैयार की। क्या थी वो योजना, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कहानी के अगले पार्ट में मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। ये कहानी है मयूरी गाय के बुढ़ापे की। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से मयूरी को बुढ़ापे में बेकार और किसी रद्दी सामान की तरह समझकर घर से निकाल दिया जाता है। मयूरी अपने बेटे शांतनु, बहू रमा और पोते पोती के साथ रहती थी। मयूरी अपने बहू बेटे और पोते पोती से बहुत प्रेम करती थी। उसके मन के अंदर न जाने अपने परिवार के लिए कैसा स्नेह था। उस प्यार और स्नेह के कारण वो अपने परिवार के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहती थी। मयूरी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। वहीं बहू को अपनी सास से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। उसने अपनी सास को तो बस काम करने के लिए घर में रखा था, वरना वो तो सास को कब का घर से निकाल चुकी होती। माँ जी, अरे ओ माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। आप तो जानती ही हैं मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे आने तक घर का सारा काम कर लेना। ठीक है बहू। माँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम क्यों हर बार दादी के ऊपर हुक्म चलाती रहती हो। मानो ऐसा लगता है जैसे दादी तुम्हारी बहू और तुम उनकी सास हो। जो घर के काम तुम्हें करने चाहिए वो तुम दादी से बुढ़ापे में करवाती हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। ऐसा क्यों करती हो माँ? देखो ना दादी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए, ना कि काम। क्यों माँ जी, क्या पट्टी पढ़ा रखी है तुमने मेरे दोनों बच्चों को? आजकल वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हैं? अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं भला अपनी ही बहू के खिलाफ क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम चिंता क्यों करती हो बहू? तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं हूं ना, मैं सब काम कर दूंगी। चिंता ना करूं। मेरे दोनों बच्चों को इस माँ जी ने तो खराब करके रखा है और कहती है चिंता ना करूं। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें हमेशा मेरी ही तरफदारी करनी चाहिए। बच्चों को अपनी दादी के लिए बहुत बुरा लगता था। वो अपनी दादी को काम करता हुआ देख नहीं सकते थे। वहीं मयूरी का बेटा शांतनु तो अपनी बीवी का गुलाम था। वो तो हमेशा बीवी के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था। जैसा बीवी कहती वैसा ही करता था। मुन्ना, किट्टी, तुम क्यों अपनी माँ से मेरे लिए लड़ते हो? पर दादी, हमें अच्छा नहीं लगता है तुम इस उम्र में भी काम करती हो। हाँ दादी, तुम माँ को क्यों नहीं कह देती कि अब तुमसे नहीं होता? बेटा, काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने घर के लिए ही तो करती हूँ। तुम सब मेरे अपने हो और तुम चाहते हो ना कि बहू मेरी सेवा करे। देखना, एक दिन जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो बहू मेरी कितनी सेवा करेगी। हमें नहीं लगता दादी कि कभी वो दिन आएगा। मुन्ना और किटी अपनी माँ को भली भांति जानते थे कि वो कैसी है। वो जानते थे कि वो कभी अपनी सास की सेवा नहीं करेगी। तभी मयूरी घर के काम कर रही थी कि अचानक से सीढ़ियों पर पानी होने की वजह से मयूरी का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। टांग इतनी बुरी तरीके से टूटती है कि मयूरी अब एक जगह से उठ ही नहीं पा रही थी। दादी, दादी क्या हो गया आपको? उठो ना दादी। दादी, ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। बेटा, लगता है मेरी टांग टूट गई है। अब मैं कभी चल फिर नहीं पाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि मयूरी की एक टांग टूट चुकी है। अब वो बिल्कुल चल नहीं पाएगी, जिस वजह से उसे अब आराम चाहिए और उन्हें उसकी अच्छे से देखभाल और सेवा करनी होगी। देखा मुन्ना और किटी, तुम दोनों चाहते थे ना कि तुम्हारी माँ मेरी सेवा करे। शायद भगवान ने वो दिन लाकर खड़ा कर दिया। मुझे एक जगह बिस्तर पर बिठा दिया। अब सारे काम तुम्हारी माँ को ही करने पड़ेंगे और अब वो मेरी सेवा भी करेगी। हे भगवान, फूटी किस्मत मेरी। क्या जरूरत थी सीढ़ियों पर पानी गिराने की और सीढ़ियां साफ करने की। माना कि मुझे साफ सफाई पसंद है, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि अपनी टांग तोड़कर बैठ जाओ। अब कौन घर के काम करेगा? कौन बनाएगा खाना? कौन झाड़ू पोछा करेगा? ऊपर से इस माँ जी को कौन देखेगा? शांतनु, मैं कह देती हूँ, मेरे से नहीं होता ये सब। तुम घर के काम करने के लिए चुपचाप एक नौकर रख लो। रमा ठीक कहती है माँ।
तुम्हें क्या जरूरत थी सीढ़ियाँ साफ करने की? अब अपनी टांग तोड़कर बैठ गई हो। अब घर के काम कौन करेगा और तुम्हारी सेवा कौन करेगा? लेकिन बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रही थी ना। कोई जरूरत नहीं थी हमारे लिए कुछ भी करने की। बढ़िया ही काम करने वाली। किट्टी मुन्ना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तुम दोनों दादी के पास रहे तो ये रोग तुम दोनों को ना लग जाए। चलो यहाँ से चलो। लेकिन माँ, आप हमें दादी से दूर कैसे कर सकती हैं? और वो भी ऐसी हालत में। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। रमा और शांतनु बूढ़ी माँ मयूरी को अकेले कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और साथ में बच्चों को भी ले जाते हैं। हे भगवान, ये तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए और ऊपर से किट्टी और मुन्ना को भी मुझसे दूर ले गए। इस तरह से रमा घर के कामों के लिए नई नौकर रख लेती है और मयूरी को बस एक कमरे में रखा होता है, जहाँ पर ना तो वो खुद जाती, ना अपने पति को जाने देती है और बच्चों को भी उनकी दादी से मिलने नहीं देती है। कभी मयूरी को टाइम से खाना मिलता तो कभी मिलता ही नहीं, जिस वजह से अब मयूरी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन की बात है। बहू शांतनु, तुम इतने दिनों बाद मेरे कमरे में आए हो। आओ बेटा शांतनु, 2 घड़ी मेरे पास आकर बैठ। तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए तरस गई थी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए। माँ, वो शांतनु, तुम माँ को देखकर पिघल गए? सोचो तो वो कितनी बीमार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर माँ का संक्रमण बच्चों को हो गया तो? माँ जी, हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें इस कमरे से पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट करने आए हैं, क्योंकि ये कमरा हम थोड़ा डेकोरेट करवाना चाहते हैं और इसे हम गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं। तुम वैसे भी बीमार रहती हो, तो इतने बड़े कमरे का तुम क्या करोगी? बेटा, तुम मुझे स्टोर रूम में भेज रहे हो। मैं इतने छोटे कमरे में कैसे रहूंगी? उस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही रोशनदान। एकदम अंधेरे वाला कमरा है। इतनी गर्मी में उस कमरे में मुझे घुटन होगी। आय हाय, माँ जी के नखरे तो देखो। इस उम्र में बड़ा सा एसी वाला रूम चाहती है। चुपचाप से उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लो। नहीं नहीं बेटी, चाहे तुम मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन मुझे मेरे बेटे और मेरे पोती पोती से दूर मत करो। इस घर से दूर मत करो। मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। तुम मुझे स्टोर रूम में ही रखो। मैं वहां रहने के लिए तैयार हूँ। अब मयूरी को उस कमरे से निकालकर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो कमरा किसी काल कोठरी से कम नहीं था, जहाँ पर ना तो कोई खिड़की थी, ना ही रोशनदान, ना तो बिजली थी और ना कोई पंखा। मयूरी का वहां पर गर्मी में दम घुटने लगा था। अब उसे ये लगने लगा था कि किसी भी समय उसकी जान जा सकती है। मुझे दादी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। माँ बाबा दादी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। हे भगवान, लगता है अब सांस निकल जाएगी मेरी। भगवान, अब बस इतनी इच्छा बची है कि सांस छूटने से पहले मैं अपने पोते और पोती का आखिरी बार मुंह देख लूं। शांतनु, देखो ना घर में कितना सारा सामान पड़ा है। अगर माँ जी स्टोर रूम में नहीं होती ना, तो ये सारा सामान वहां पर शिफ्ट होता। तुम किस सोच में डूबे हो? मैं कब से तुम्हारे साथ बातें किए जा रही हूँ, तुम लोग मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। कौन सी बात? मैं क्या कह रही थी, ये सारा सामान हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं और माँ जी को हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी ये उम्र उनकी यहाँ रहने की नहीं है। वो आश्रम में दूसरे बुजुर्ग लोगों के साथ रहेगी तो खुश रहेंगी। रमा, अब ये सब करना जरूरी है क्या? तुम जैसा जैसा बोलती हो मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ। माँ को उनके कमरे से निकालकर सीधा स्टोर रूम में डाल दिया, जहाँ पर हम उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं। उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये क्या कम था जो तुम उन्हें आश्रम भेजने की बात कर रही हो? अच्छा, तो माँ के ऊपर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसे करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमा अब मयूरी को स्टोर रूम से भी निकालकर सीधा वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। ऐसे कौन से कर्म किए थे मैंने जो आज ये दिन भी देखने को मिल रहे हैं। रमा बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे घर के किसी कोने में पड़े रहने दो, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो। मुझे घर से ना निकालो। देखो माँ जी, अब तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, घर में रहकर करोगी भी क्या? आश्रम में बाकी बूढ़े लोगों के साथ रहोगी तो वहां पर तुम्हारा मन लगा रहेगा और सबके साथ भजन ज्ञान करोगी तो थोड़ा अपने मरने के दिनों को सुधार लोगी।
ठीक है बेटी, अब तुमने ठान ही लिया है तो मुझे वृद्धाश्रम भेज कर ही रहोगी। मेरा अपना बेटा तो निकम्मा निकला। कम से कम आखिरी बार मुझे अपने पोते और पोती से तो मिलवा दो। नहीं माँ जी, मैं तुमसे किटी और मुन्ना को नहीं मिला सकती क्योंकि तुम बहुत बीमार हो और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी बीमारी का संक्रमण उनको ना हो जाए। रमा अपनी सास मयूरी को बहुत ज्यादा दुखी करके अपने ही घर से वृद्धाश्रम भेज देती है। मयूरी घर से निकलकर बहुत दुखी थी। वहीं रमा सास के घर से जाने से बहुत खुश थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं शांतनु को अपनी माँ के लिए दुख हो रहा था। किटी, मैं दादी को ऐसे ही अपने घर से बेघर होते हुए नहीं देख सकता। अब हमें ही कुछ करना होगा दादी को वापस लाने के लिए। आप सही कहते हैं भैया। दादी के घर जाने पर दुखी बच्चे माँ बाप के सामने आकर कहते हैं, भैया मैं क्या कह रही थी, बड़े होकर मेरी तो चलो शादी हो जाएगी, लेकिन तुम इसी घर में रहोगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुम भी अपने बच्चे और पत्नी के साथ इस घर में आराम से रहना। फिर माँ और पिताजी से पहले तो घर के सारे काम करवाना, उन्हें नौकर बनाकर रखना, खुद की और अपनी पत्नी की खूब सेवा करवाना, और फिर जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब उनसे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा, तब तुम उन्हें उस पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर देना। उनका हाल तक नहीं पूछना, उन्हें खाना तक नहीं देना, उनकी सेवा मत करना, और फिर थोड़े दिनों बाद माँ पिताजी को उसी वृद्धाश्रम भेज देना जहाँ दादी को भेजा है। है ना भैया सही आइडिया? अरे किटी, तुम कब से इतनी समझदार हो गई? ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। वैसे तुम्हें दिल की बात बताऊं, मैंने तो इससे भी बड़ा सोच रखा है। मैं माँ पिताजी से अपनी और अपनी पत्नी की खूब सेवा कराऊंगा, और जब माँ पिताजी से कोई काम नहीं बनेगा तो धक्के मारकर उनको इस घर से निकालकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दूंगा। किटी और मुन्ना ये सारी बातें रमा और शांतनु के सामने कर रहे थे। जब रमा और शांतनु ये सारी बातें अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। बेटा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें कौन करता है? इतना कुछ हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं और तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हो? अपने माता पिता से नौकरों की तरह काम करवाओगे, उनसे सेवा लोगे और फिर धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दोगे। क्यों माँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ये सब तो हमने तुमसे ही सीखा है ना। जैसा तुमने दादी के साथ किया वैसे ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है? अगर ये सब सही है तो फिर हम भी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुमने दादी के साथ किया है। बाबा, माँ ने तो दादी के साथ गलत किया ही, लेकिन आप तो दादी का अपना खून थे। आप भी माँ के कहने पर दादी के साथ गलत करते गए। शर्म आनी चाहिए बाबा आपको। आप तो बेटा होने के नाम पर धब्बा है। रमा, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे गलत नहीं है। जो हमने किया है, जो फसल हमने बोई है, कल वही फसल हम काटेंगे। हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, हमारे बच्चे भी तो हमसे वही सीखेंगे और वही हमारे साथ करेंगे। ये सब बातें मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? मैं कितनी भूल करती गई। एक बार भी नहीं समझा कि अपनी माँ जैसी सास के साथ गलत कर रही हूँ। मैंने माँ जी के साथ कितना गलत किया, इसकी तो मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। शुक्र है भगवान, तूने मेरे बच्चों के जरिए मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दिया। रमा के बच्चे रमा की आंखें खोल देते हैं। रमा अपनी सास को खुद वृद्धाश्रम से घर वापस लेने जाती है और मयूरी को घर ले आती है। जब बच्चे अपनी दादी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे दादी के गले से लिपट जाते हैं। मेरे बच्चों, जानती हो कितनी उदास हो गई थी मैं तुम्हारे बिना। अब जाकर तुमसे मिलकर दिल को सुकून मिला है। माँ, मैं तो तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलतियों की माफी भी नहीं है। अब बस सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं इतनी पापी हूँ कि मेरा पाप शायद कभी धुलेगा भी नहीं। अब बस माँ जी, मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा ना कहो। समय रहते तुमने अपनी भूल को भांप लिया। भूल सुधारने का तुम्हें मौका मिल गया, सबसे बड़ी बात यही है। अब मैं चाहती हूँ हम सब हंसी खुशी एक साथ रहें। इस तरह से अब रमा और शांतनु की आंखें खुल चुकी थी। अब वो मयूरी की जी जान से सेवा कर रहे थे। मयूरी भी अब अपने बहू बेटे और पोते पोती के साथ बहुत खुश थी। पूरा परिवार अब एक साथ मिलकर खुश था। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।